आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारा ये आज 25th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का। और इस लेक्चर में आज देखेंगे एरोडोव के कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो इस चैप्टर पे बेस्ड है। तो दिस लेक्चर इज़ ओनली फॉर जेई एडवांस। यदि आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये लेक्चर यूज़फुल होगा, क्योंकि काफ़ी एरोडोव के जो प्रॉब्लम्स होते हैं मतलब टफ़ होते हैं, थोड़े से टफर साइड। तो और ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी शायद होने वाला है। तो मैं टोटल सेलेक्टेड अराउंड मैंने सेलेक्ट किया है अराउंड 5 क्वेश्चंस मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। और ये ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट लेक्चर होगा हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में। इसके आगे भी एरोडोव के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जैसे 5 क्वेश्चंस का सेट मैं आज डिस्कस करूँगा, तो मे बी नेक्स्ट लेक्चर्स आ सकते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस ऐसे इस टॉपिक पे। तो फिलहाल के लिए बस मैं 5 क्वेश्चंस मैंने कुछ सेलेक्ट किया, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सेलेक्टेड एरोडोव क्वेश्चंस टाइटल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं क्विकली। सो क्वेश्चन 1, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन 1 को इंपोर्ट करता हूँ। तो हमारा ये क्वेश्चन 1 है, जो कि 3.3 है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है बेसिकली एरोडोव के एक्सरसाइज में। और कुछ पार्ट यहाँ भी बचा हुआ है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन 3.3 है बेसिकली, टू स्मॉल इक्वली चार्ज्ड स्फीयर each of mass m are suspended from the same point by a silk thread, okay, by silk thread of length l, okay। तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है जो कि एक सिल्क थ्रेड से हैंग्ड है बेसिकली। ऐसे आप मान के चल सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सिल्क थ्रेड है और दोनों की मास m है यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस और इसकी लेंथ हमारी l है, ओके। तो और दोनों का चार्ज भी सेम है, तो मैं इसको q और q मान लेता हूँ, ओके। और फिर मैं या फिर कैपिटल Q मान लेता हूँ, दोनों का चार्ज कैपिटल Q और कैपिटल Q है, ठीक है। ऑलराइट, अब आपको देखो सेकेंड सेंटेंस क्या कहा है, द डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर इज x विच इज वेरी स्मॉलर देन l। तो इन दोनों के बीच को जो डिस्टेंस है x है, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस x होगा क्योंकि वो दोनों एक तरह से रिपेल कर रहे होंगे आपस में, और ये x काफ़ी छोटा है। तो एक तरह से आप इसको ये भी यहाँ पे एक एजम्पशन लेना पड़ेगा आपको आगे कि थीटा भी फिर काफ़ी छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकेंड सेंटेंस में कि फाइंड द रेट dq by dt विथ विच द चार्ज लीक्स ऑफ फ्रॉम ईच स्फीयर। सो यहाँ से क्या होता है, दोनों स्फीयर से हमारा चार्ज लीक करना स्टार्ट होता है dq by dt रेट से, और यहाँ भी हमारा चार्ज लीक होना स्टार्ट होता है। तो जब लीक होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, बेसिकली q की वैल्यू घटती जाएगी, और q की वैल्यू जब घटेगी तो क्या होगा, दोनों चार्ज आपस में नज़दीक आने लगेंगे क्योंकि रिपल्सिव फोर्स बेसिकली घट रहा है, ठीक है। तो दोनों एक तरह से साथ में आने लगेंगे। चूँकि ये एंगल काफ़ी छोटा है तो वो इस तरह से नहीं आएंगे, जैसे पेंडुलम की तरह नहीं आपको दिखेगा, वो बिल्कुल ऐसे सामने अप्रोच करता हुआ आता दिखेगा। इसलिए ये एजम्पशन दिया हुआ है कि x इज़ वेरी मच, ये जो एजम्पशन है हमारा x इज़ वेरी लेस देन l। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन में वो दोनों आना स्टार्ट करेंगे, और उनकी कुछ वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी भी दिया हुआ है। इनकी जो वेलोसिटी है वो इट इज़ फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू, और इसका जो वैल्यू है वो a बाई रूट एक्स है। तो v इक्वल्स टू a बाई रूट एक्स वेर a इज़ ए कॉन्स्टेंट। तो ये आपको गिवन दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको dq बाई dt की वैल्यू निकालनी है, किस रेट से आप उसमें से चार्ज निकालोगे जिससे उसकी वेलोसिटी जो होगी a इंटू 1 बाई रूट एक्स वेलोसिटी उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो काफ़ी सिंपल है, मतलब ये थोड़ा सा सिंपल है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस मैंने जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स में शायद एक बार आया भी है, जेई एडवांस में आई थिंक, या फिर जेई मेंस में, इस तरह के क्वेश्चंस। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली इक्वेट करना पड़ेगा यहाँ पे एंगल्स। तो मैं थोड़ा सा एंगल बड़ा बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मैं थोड़ा डायग्राम में थोड़ा सा लार्ज एंगल बना देता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ी क्लियरिटी के लिए। और इसको मैं एंगल एजम थीटा कर लेता हूँ, ठीक है। और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है? ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये आई थिंक x है, ठीक है। x दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x/2 होगा। और ये लेंथ हमारा कितना है? l है। तो आप क्या लिख दोगे? आप साइन थीटा की वैल्यू लिख दोगे x/2/l, जो कि x/2l होगा। और चूंकि थीटा काफ़ी स्मॉल है तो हम साइन थीटा को किसके बराबर ले सकते हैं? इक्वल्स टू टेन थीटा ऑल्सो। तो हमारा ये हो जाएगा। और ये सपोज इसको आप y एज्यूम कर सकते हो, तो टेन थीटा की वैल्यू होगी y/x/2 विच इज़ 2y/x, ठीक है। तो बेसिकली टेन थीटा की वैल्यू 2y/x आ गया, और जिसको कि हम x/2l भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा साइन थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू होगी। अब इसको हम यूज़ करेंगे साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू। तो हम यहाँ पे हम फोर्सेस इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं फोर्सेस बैलेंस करता हूँ। तो यहाँ पे जो है यह एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, और यहाँ पे हमारा टेंशन फोर्स लग रहा है T, और इधर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। सो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं? ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये जो एंगल हमारा ये भी थीटा होगा। तो हम इक्वेट कर सकते हैं फोर्स को। तो मैं फोर्स का न्यूटन्स लॉ यहाँ पे लगा देता हूँ। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है बॉडी, तो T cos थीटा इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ? mg लिख सकता हूँ। हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकेंड इक्वेशन है फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल्स टू T sin थीटा। तो बेसिकली T sin थीटा इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू होगा K Q1 Q2/r²। तो मैं चार्ज Q एज्यूम कर लेता हूँ। एक जनरल टाइम T पे चार्ज उसका Q है, तो K Q²/r², और R की वैल्यू कितनी होगी? x²। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब चलिए इस दोनों इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो? बेसिकली tan थीटा आप निकाल सकते हो। तो आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आप डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली K Q²/x²/mg। अब हमने जो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकाला है, क्योंकि ये y और x के रेस्पेक्ट में है, और यहाँ पे बेसिकली x/2l भी है इसकी वैल्यू। तो हम tan थीटा की वैल्यू ये भी है और ये भी है, तो मेरे पास y तो हमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे x/2l के टर्म्स में हम लिख देते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? x/2l हम बेसिकली वो इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा। तो x/2l मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे tan थीटा को जब मैंने इक्वेट कर दिया, तो ये जो हमारा इक्वेशन है, एक तरह से ये इक्वेशन जो आ गया हमारा, ये x के टर्म्स में आ गया, ठीक है, और x और q के टर्म्स में आ गया। तो फिर हम कुछ रिलेशन हम निकाल सकते हैं दोनों से। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। सो K Q²/mg इंटू x² इक्वल्स टू x/2l, ठीक है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो K टाइम्स 2KL/mg इंटू Q² इक्वल्स टू x³, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे Q भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको। तो ये 2KL/mg ये एग्जैक्टली सेम होगा, और जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2Q इंटू dQ/dt टर्म आ जाएगा यहाँ पे, और दैट इक्वल्स टू 3x² dx/dt, ठीक है। और dx/dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, राइट। और x हमारा गिवन थिंग है, तो हमें dQ/dt बस निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2 और 2 बेसिकली dQ/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी?
डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 3x² इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू दी है a/√x, तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और फिर mg से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइडेड बाई 4kql, ठीक है। तो हमारा ये डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आ गई। बेसिकली अब q हमें गिवन नहीं है, तो ये हमारा a था, तो q की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आ गई 3mgx² a डिवाइडेड बाई 4kl√x इंटू क्यू। अब यहाँ आपको q की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो q की वैल्यू आप इस इक्वेशन से, चलिए इसको मैं इक्वेशन 3 लिख देता हूँ, तो इससे आपकी q की वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी mg इंटू एक्स क्यू। सो q की जो वैल्यू होगी mg/x³ रूट ऑफ mg इंटू एक्स क्यू, मैं यहाँ से q की वैल्यू निकालता हूँ, डिवाइड बाई 2kl और उसका अंदर रूट। तो इस q के वैल्यू को आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। एरोडो के प्रॉब्लम्स थोड़े से लंबे होते हैं, तो आपको पैसेंटली इसको सॉल्व करना होता है पूरे पैसेंस के साथ। अब चलिए डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू हम निकालते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू 3mg a, और यहाँ √x है और यहाँ x² है, तो मैं इसको x⁻³ लिख देता हूँ, और डिवाइडेड बाई 4kl, और q की वैल्यू मैं डाल देता हूँ √mg इंटू x³ इंटू √2kl। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा, यहाँ √2 है तो नीचे 2√2 हो जाएगा और √kl हो जाएगा, तो बेसिकली 3 टाइम्स 2√2, यहाँ पे मैं kl भी लिख देता हूँ, तो 2√2kl, और यहाँ √mg हो जाएगा ऊपर, √mg, और अब x⁻³ और x⁻³ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, राइट। तो ये हमारा इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, इंटू a, राइट। तो फाइनल आंसर आ गया मेरा 3/2 टाइम्स a रूट ऑफ mg/2kl, ठीक है। तो ये डी क्यू बाई डी टी की ये हमारे पास वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ये आंसर आ गया। a भी गिवन था, mg भी गिवन था, k की वैल्यू 1/4πε चाहो तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, और l भी गिवन है। तो डी क्यू बाई डी टी ये इस रेट से आपको चार्ज उसमें से हटाना होगा, ताकि वो वेलोसिटी a/√x के वेलोसिटी से वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक आने लगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करना है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्विकली। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन 2, ठीक है। तो क्विकली मैं क्वेश्चन 2 को इंपोर्ट करता हूँ। क्वेश्चन 2 हमारा आ गया ये, तो ये है 3.5। बेसिकली आपको एरोडो के एक्सरसाइज में ये 3.5 के नाम से जाना जाता है, 3.5 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या तो कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r हैज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज q, ठीक है। तो मैं एक रिंग बना देता हूँ क्विकली यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे रिंग बना लिया मैंने, ठीक है। तो मेरा रिंग बन गया, और जिसकी रेडियस कितनी है, r है, ओके। और उस पर चार्ज कितना है, उस पर चार्ज q है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको धीरे धीरे क्वेश्चन समझना है, उसका डायग्राम बनाना है, फिर उसको आपको
सोच के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड स्टेप्स होता है बेसिकली एरोडो के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब एक्चुअली किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह के स्टेप्स आप लेते हो। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमने फर्स्ट सेंटेंस समझ लिया और हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड सेंटेंस है, व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर इफ अ पॉइंट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट द रिंग सेंटर। तो कितना फोर्स बढ़ जाएगा बेसिकली। देखो अभी जो चार्जेस होते हैं रिंग पे बेसिकली वो एक दूसरे से रिपल्सिव होते हैं, तो एक तरह से टेंशन फील होता है, ठीक है। अभी भी टेंशन लग रहा होगा वायर के अंदर। अब क्वेश्चन पूछा है कि आप वापस आप उसके सेंटर पे यदि एक चार्ज रख दोगे तो उसके अंदर की टेंशन और बढ़ जाएगी बेसिकली वायर के भीतर की। तो वो टेंशन आपको निकालनी है। जब हम यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रख देते हैं, बेसिकली हम एक Q0 चार्ज हम यहाँ पे सेंटर पे रख देते हैं, तो उसके द्वारा यहाँ पे कुछ टेंशन बढ़ जाता है। उसी टेंशन को आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेंगे, इस एलिमेंट को देखते हैं माइक्रोस्कोप से। तो बेसिकली यहाँ पे जो नया टेंशन आएगा उसको मैं T लिख देता हूँ और ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। डी थीटा मान लो या फिर थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा ही मैं लेता हूँ। तो डी थीटा मैंने मान लिया। ये जो सेगमेंट है हमारा जो कि DQ पार्ट है, हमने ये DQ एलिमेंट लिया और ये DQ कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा एंगल बना रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ तो आपको चीज़ें और समझ में आएगी। तो थोड़ा मैं मैग्नीफाई डायग्राम बना देता हूँ। अब अभी ध्यान से देखो क्या हो रहा है एक्चुअली। अब इस टेंशन का कुछ कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स, नया इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ तो और क्लियर होगा। तो मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको क्लियरिटी और आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन लग रहा है ऐसे, और आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे जो कि बिल्कुल किस टेंजेंट है, इसके टेंजेंट है। और आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये एंगल कितना है, डी थीटा बाई 2 होगा और ये भी एंगल डी थीटा बाई 2 होगा। और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये जो एंगल होगा ये भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये एंगल जो होगा ये भी डी थीटा बाई 2 होगा। यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे बेसिकली, ये हमारा एंगल डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो मेरे से यदि इस स्टेप में आपको कहीं भी कुछ डाउट हो तो। ओके, अब क्या होगा, इस टेंशन, ये जो टेंशन लग रहा था यहाँ पे जो टेंशन है, इस टेंशन का 2 कंपोनेंट होगा, ठीक है। दोनों कंपोनेंट ले लेते हैं। अब इस टेंशन का एक कंपोनेंट यहाँ पे T cos डी थीटा बाई 2 और इस डायरेक्शन में T sin डी थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। और यहाँ भी टेंशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में T sin डी थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे T cos डी थीटा बाई 2। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा टेंशन आया, एक्स्ट्रा जो टेंशन आया उसके बदले एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ गया जो कि इस वायर को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा तो उसके बदले एक एक्स्ट्रा टेंशन आ गया। और यहाँ पे मैं Fe लिख देता हूँ इसको, और यहाँ पे मेरा चार्ज Q0 है, ठीक है। और ये हमारा DQ चार्ज है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इक्वेट करना है 2 टाइम्स T sin डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। और इलेक्ट्रिकल फोर्स का क्या वैल्यू होगा, कूलम्स लॉ आप लगाओगे या तो K की वैल्यू लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q0 इंटू DQ बाई R स्क्वायर। और R की वैल्यू क्या है, R ही है, तो R स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैं DQ की वैल्यू, ओके DQ की वैल्यू नहीं दी हुई है तो DQ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। DQ की वैल्यू क्या होगी, Q बाई 2 पाई R, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू R इंटू डी थीटा। तो R कैंसिल हो गया, तो बेसिकली DQ की वैल्यू आ गई Q इंटू डी थीटा डिवाइड बाई 2 पाई।
अब इस डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पे 2 ओके। अब देखो थीटा काफ़ी स्मॉल है तो हम साइन थीटा को साइन डी थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली डी थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं जब थीटा काफ़ी स्मॉल होता है। बेसिकली साइन थीटा इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली थीटा इफ द थीटा इज़ वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स टी डी थीटा बाई 2 लिख देंगे और दैट इक्वल्स टू आप 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू नॉट एंड डी क्यू की वैल्यू आप क्या लिखोगे, क्यू इंटू डी थीटा बाई 2 पाई और इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ डी थीटा और डी थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली टेंशन की क्या वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई क्यू नॉट बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा एक्स्ट्रा टेंशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्विकली। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। सो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को इंपोर्ट करता हूँ। ओके, तो ये हमारा 3.22 क्वेश्चन है, 3.22 फ्रॉम एरोडो। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। पहले क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले कि ईच ऑफ द 2 लॉन्ग पैरेलल थ्रेड कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज लेमडा पर यूनिट लेंथ। सो बेसिकली 2 इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर आपको दी हुई है, लेमडा कूलम पर मीटर उसकी चार्ज डेंसिटी है। और ठीक है, तो मैं इसको डायग्राम बना देता हूँ। तो हमारे पास 2, इसको मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे डायग्राम आपको बनाते जाना है और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं यहीं पे डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक चार्ज लॉन्ग वायर इधर है और एक इधर है और ये दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, दोनों चार्ज्ड वायर है और इस पे पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, और इसकी डेंसिटी भी आपको दी हुई है लेमडा कूलम पर मीटर और इसकी भी डेंसिटी भी लेमडा कूलम पर मीटर, लेमडा कूलम पर मीटर ये दी हुई है आपको। ठीक है, ये तो फर्स्ट सेंटेंस है कि दोनों इनफाइनेटली लॉन्ग वायर ये रखा हुआ है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा L दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो जो कह रहा है वो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले आप रिकॉल करो आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज के द्वारा, चार्ज वायर के द्वारा एट r डिस्टेंस पे क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी आपको याद होगा तो 2k लेमडा बाई आर। याद है फॉर्मूला हमने देखा था, डिराइव किया था k लेमडा बाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री है तो 2k लेमडा बाई आर इस डायरेक्शन में आई थी। ऐसे ही यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हमें पता है ये, तो मे भी इस फॉर्मूला का यूज़ हो सकता है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। तो हमारा सेकंड सेंटेंस जो है, सेकंड सेंटेंस बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सिमेट्रिक प्लेन ऑफ दिस सिस्टम लोकेटेड बिटवीन द थ्रेड। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये सिमेट्रिक प्लेन का मतलब क्या है, इस सिस्टम का सिमेट्रिक प्लेन क्या हो सकता है। देखो आप एक प्लेन, आप इसको ऐसे एज्यूम कर लो कि ये हमारा दो मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल में, सपोज मैं वाई एक्सिस ऐसे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया और यहाँ मैंने ओरिजिन को सेंटर मान लिया और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है,
अब देखो वाई एक्सिस के पैरेलल ये दोनों वायर्स है, ठीक है। मैं एक पेन का एग्जांपल लेता हूँ। वाई एक्सिस के हमारा मैं सपोज मेरा सेंटर जो है ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के पैरेलल ये दोनों वायर्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइटली वायर है। तो मैं जो सेंटर पॉइंट हूँ मेरे किसी भी लाइन पे, मेरे किसी भी पॉइंट पे बेसिकली मैं जो वाई एक्सिस हूँ मेरे किसी पॉइंट पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, 0 होगी, क्योंकि सेंटर पॉइंट पे आप देखोगे इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, 2k लेमडा बाई आर 2k लेमडा बाई आर। तो वाई एक्सिस पे जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है सिमेट्रिक प्लेन पे। तो एक तो सिमेट्रिक प्लेन में ड्रॉ कर सकता हूँ वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन हमारा सिमेट्रिक होगा। और कैसा सिमेट्रिक प्लेन हो सकता है, तो एक यही पॉसिबल है, मतलब एक आप इसको कट करके भी एक्स जेड प्लेन भी बना सकते हो, सिमेट्रिक प्लेन है। मगर क्वेश्चन पूछा है कि लोकेटेड बिटवीन द थ्रेड, बोला है कि बिटवीन द थ्रेड, दैट मीन्स एक जो हमारा ये जो प्लेन है जेड एक्सिस का, राइट, सो वाई जेड जो प्लेन है वो हमारा सिमेट्रिक प्लेन है और उस प्लेन पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो आपको निकालना है। कोई भी पॉइंट हो सकता है वो उस प्लेन पे, उस प्लेन की किसी पॉइंट पे, तो आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियसली आप जेड एक्सिस एक लाइन ले लो, उस जेड एक्सिस पे वो कोई पॉइंट होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज है ना। तो जेड एक्सिस पे कोई एक पॉइंट होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब देखो जेड एक्सिस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, सपोज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जेड एक्सिस का। तो अब ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ द जेड एक्सिस बेसिकली जो ओरिजिन है वहाँ पे तो 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओगे जेड एक्सिस के, प्लस जेड, बेसिकली जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी और जेड इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। लेकिन 0 से लेके इन्फिनिटी तक बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड और इन्फिनिटी पे भी 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हो कि इसके बीच में कहीं कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक जनरल पॉइंट अप्रोच में बता रहा हूँ कैसे आप इसको स्टार्ट करोगे और बनाओगे। आप इस जेड एक्सिस पे एक जनरल पॉइंट पी ले लोगे, ठीक है, सपोज एक्स डिस्टेंस पे या फिर जेड डिस्टेंस पे, आपको जो भी मर्जी, आप एक्स ही ले लो, जेड है तो जेड ले लो। तो आपने जेड डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले लिया और उस पॉइंट पी पे बेसिकली आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दो, ठीक है। और देखो वो जेड के फंक्शन में आएगा बेसिकली, और जेड के फंक्शन में आएगा तो उसको आप डिफ्रेंशिएट में भी करो और फिर में भी आपको याद होगा अपने रीडिंग के द्वारा जो एक्स डिस्टेंस पे आपने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर डिस्क के द्वारा, तो हमने मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किया था। उस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँगा, मैं सामने एक पॉइंट ले लेता हूँ। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको हम ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स व्यू फ्रॉम द टॉप, लेट्स व्यू, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, व्यू फ्रॉम टॉप, ठीक है। और ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको एक्स और जेड एक्सिस दिखेगा, काफ़ी अच्छा है। ऊपर से मेरे को सिर्फ एक्स और जेड एक्सिस दिखेगा। ऊपर से आप ऐसे देखोगे तो इधर ये जेड हमारा दिखेगा और ये हमारा एक्स दिखेगा, ठीक है। और वाई एक्सिस हमारे कमिंग आउट ऑफ द प्लेन होगा, तो मैं वाई एक्सिस बना देता हूँ। जो वायर्स है वो वायर्स कैसी होगी, वो वायर्स आपकी यहाँ पे होगी। और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये l/2 होगा हमारा और ये भी l/2 होगा और यहाँ हमारा एक पॉइंट P है, ठीक है। अब काफ़ी आसान हो गया क्वेश्चन। अब इस डिस्टेंस पे ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ होगा, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो सपोज मैं A और B एम पॉइंट बना देता हूँ, A और B भी इन्फाइनेटली वायर है। ये AP इज परपेंडिकुलर टू, बेसिकली जो A जो वायर है दैट इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट P। आपको दिख नहीं रहा होगा, बेसिकली ये ऐसा लाइन है, मतलब A से पास करता हुआ हमारे कमिंग आउट ऑफ द प्लेन बेसिकली एक लाइन है और जो कि परपेंडिकुलर होगा P से, ठीक है। P से आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो, सो PA इज परपेंडिकुलर टू द वायर, PA इज परपेंडिकुलर टू द वायर एंड PB इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द वायर, ठीक है। ये क्लियर है।
अब जब परपेंडिकुलर लेंथ मेरे को पता है, आप लेंथ भी निकाल सकते हो, आप इसको जेड एज्यूम कर लो, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, और इसकी लेंथ भी सेम ही होगी, तो इसको मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आर है। अब इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं, तो देख लेते हैं। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, और इसको मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस डायरेक्शन में आएगी, जेड डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ई जेड की वैल्यू क्या होगी, ई जेड की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू, यदि ई है तो ई इंटू साइन थीटा और उसका 2 टाइम्स, सो 2 टाइम्स ई साइन थीटा, 2 ई साइन थीटा। अब ई की वैल्यू हम लिख देते हैं और साइन थीटा की वैल्यू भी लिख देते हैं। सो 2 टाइम्स, और ई की वैल्यू क्या है, हम फॉर्मूला लगाएंगे 2k लेमडा बाई आर, सो 2k लेमडा बाई आर, और आर की वैल्यू स्मॉल आर भी है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू आप ध्यान से देखो, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर लेंथ कितना है हमारा, जेड है, सो जेड डिवाइड बाई हाइपोटेनस हमारा रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं डायरेक्टली ई लिख देता हूँ। तो ई की वैल्यू जेड के टर्म्स में आ गया हमारा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 4k लेमडा जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एज ए फंक्शन ऑफ जेड। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि अब ई की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना है, ई की मैक्सिमम निकालने के लिए डी बाई डी जेड को 0 कर देना है, ठीक है। और जेड की वैल्यू आ जाएगी उस जेड पे, ई की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4k लेमडा कॉमन हो जाएगा, और अब डिवीज़न रूल लगाओगे तो z इंटू 1, सो 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 माइनस z इंटू 2z डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 होल स्क्वायर, और इसको आप 0 के इक्वेट करोगे, तो मैं क्विकली सॉल्व कर देता हूँ। तो बेसिकली आपका जो आ गया आंसर जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 0। देख लो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जेड स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर बाई 4 आ गई, तो जेड की वैल्यू हमारी आ गई प्लस माइनस एल बाई 2। तो मतलब जब जेड एल बाई 2 होगा बेसिकली, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ई मैक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ई मैक्स इक्वल्स टू when z equals to L by 2। अब सब्स्टिट्यूट कर दो 4k लेमडा इंटू जेड विच इज L by 2 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस, सो L by 2 होल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हमारा 4k लेमडा इंटू एल बाई 2 डिवाइड बाई एल स्क्वायर बाई 4, और एल स्क्वायर बाई 4 क्या हो जाएगा, 2l स्क्वायर बाई 4, सो एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 2 कैंसिल हो गया, एक एल कैंसिल हो गया, तो हमारा 4k लेमडा बाई एल। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर है 4k लेमडा बाई एल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, और ये लेगा भी क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्विकली सॉल्व करते हैं। ऑल राइट, तो हमारा ये 3.24 है, ठीक है। आपको 3.24 मिल भी जाएगा क्वेश्चन, आप देखोगे ध्यान से बुक में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द लॉ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है, वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये काफ़ी थोड़ा इंटरेस्टिंग वैल्यू दिया हुआ है आपको।
आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये है एक्चुअली a टाइम्स x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई बाई वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, आप एक पैटर्न आप निकाल सकते हो क्या है एक्चुअली दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मतलब किसी डायरेक्शन में आपको किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। आप ध्यान से देखोगे ये जो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है बेसिकली ये रेडियल डायरेक्शन में। अब एक सर्कल में तो जैसे ये डेटा गिवन है तो आप कुछ कंक्लूड कर सकते हो, वही मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। यदि एक पॉइंट आप P लेते हो जो कि x है और y है तो बेसिकली ये जो है यूनिट वेक्टर है। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन में किसी एक डायरेक्शन में बेसिकली आपको दिया हुआ है, ये एक डायरेक्शन है बेसिकली, और ये डायरेक्शन एक्चुअली ये डायरेक्शन है आर कैप डायरेक्शन है। तो इसकी यूनिट वेक्टर बेसिकली इस वेक्टर की यूनिट वेक्टर है। तो आप ध्यान से देखो इसको आप थीटा एज्यूम करते हो तो साइन थीटा मतलब कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हमारा ये आर वेक्टर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो आर कैप जो है आर कैप बेसिकली यही है, आर कैप बेसिकली एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। तो ये आर कैप की वैल्यू है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इस आर वेक्टर को हम लिख देंगे कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, और आर कैप को क्या लिखेंगे, आर कैप इसका यूनिट वेक्टर होगा तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा आर कैप है। तो इस पूरे टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, आर कैप। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं ए टाइम्स आर कैप, राइट, ए टाइम्स आर कैप लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, ए टाइम्स आर कैप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपका रूट हो जाएगा और इसकी वैल्यू इसमें दी हुई है तो बेसिकली ए बाई आर हो जाएगा। ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे होगा बेसिकली ए बाई आर, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो ए बाई आर होगी और इनटू आर कैप। ठीक है, अब ये हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें एक पैटर्न आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, तो ये तो फर्स्ट सेंटेंस ऑफ क्वेश्चन था, मतलब फर्स्ट सेंटेंस हमने रीड कर दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब जो लास्ट सेंटेंस क्वेश्चन का है वो आपसे पूछा है कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन। अब बेसिकली आपको किसी द्वारा मतलब एक स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इस डायरेक्शन में है और एक स्फीयर से आपको टोटल फ्लक्स निकालना है। तो काफ़ी सिंपल है, फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच दोनों सेम डायरेक्शन है, डी ए वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस जीरो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ए बाई आर है और अब डी ए को इंटीग्रेट कर दो तो डी ए हमारा आ गया, और डी ए को इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, ए बाई आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सो दैट्स इट। तो आई थिंक आर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 पाई आर टाइम्स ए। तो ये हमारा टोटल फ्लक्स। ठीक है, ए कोई कांस्टेंट है, ए की वैल्यू दी हुई है क्या, ए की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3.24 को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखता हूँ कितना टाइम बचा हुआ है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 क्विकली। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल बेस पे है क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है,
तो ये आपका 3.12 क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वाइट पॉपुलर क्वेश्चन है, 3.12, ठीक है। अब इसका आप एक जनरल तरीका है, उस तरीके से समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो मैंने इसका एक आसान तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने देखा है, और उस तरीक़ा से मैं चाहूँगा उसको आपको एक्सप्लेन करने का, तो आई थिंक क्लियरिटी हो जाएगी आपको। जब आप 3 डायमेंशन में सोच नहीं पाते हो तो आप किसकी मदद ले सकते हो, आप वेक्टर्स की मदद ले सकते हो। यही बेसिकली ट्रिक इसमें छुपा है, ठीक है। आप 3 डायमेंशन में सोच के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मतलब बी पार्ट स्पेशली, और ए पार्ट तो आई थिंक ऐसे ही हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या है क्वेश्चन एग्जैक्टली। तो 3.12 जो क्वेश्चन है हमारा, अ थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग, हमारा एक रिंग है विच हैज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसकी जो डेंसिटी जो है वो वेरिएबल है, लेमडा नॉट कॉस फाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रिंग बना देंगे। तो मैं एक यहाँ पे रिंग बना देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिंग बना दिया, ठीक है, ऑलराइट। गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ हो गया, बिल्कुल गड़बड़ हो गया। फिर से मैं सॉल्व निकालता हूँ। तो मैंने क्या बनाया, मैंने एक रिंग बना दिया, ओके। क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस रिंग की जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो क्या है, लेमडा है, और लेमडा की वैल्यू वेरिएबल है यहाँ पे, लेमडा नॉट कॉस फाई। अब ये फाई क्या है, फाई हमारा यहाँ से एंगल है, एक जनरल एंगल फाई पे हमारी डेंसिटी ये है। अब ध्यान से देखो, ये कॉस का फंक्शन है, तो कॉस का फंक्शन है तो क्या होगा, कॉस की वैल्यू 90 तक तो पॉजिटिव होती है, और 90 के बाद कॉस की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। तो जो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, ऑलराइट। इतना समझ में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चार्ज होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं चार्ज। अब ये चार्ज भी यूनिफॉर्मली नहीं है, चार्ज तो पॉजिटिव नेगेटिव हमने बना दिया। अब ये कॉस फाई का फंक्शन है, तो कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, मतलब जब फाई 0 है तो यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी है, फाई 90 है तो यहाँ पे मिनिमम डेंसिटी है। सो बेसिकली यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, किसके कंपेरिजन में, यहाँ के कंपेरिजन में। यहाँ भी ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, यहाँ भी हमारा मिनिमम होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह से चार्ज यहाँ वेरी कर रही है, ऑलराइट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन पार्ट ए क्या पूछा है, पार्ट ए को समझते हैं। पार्ट ए आपसे पूछा है कि सेंटर ऑफ द रिंग पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। हमने ऑलरेडी, यदि ये पूरा यूनिफॉर्म रहता तो क्या होता, सेंटर पे 0 होता। अब ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा आएगी, एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के द्वारा भी आएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है, मतलब जो जिस तरह का वेरिएशन है वो एग्जैक्टली सेम है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के द्वारा निकालेंगे और उसको फिर डबल कर देंगे, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन ए को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ए को सॉल्व करने के लिए बेसिकली पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कोई एक छोटा सा आप एलिमेंट लोगे तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। मैं इस एलिमेंट को डी थीटा एंगल पे ले लेता हूँ, सपोज डी फाई एंगल पे, तो यहाँ पे डी आ गया, ठीक है। अब इस डी का 2 कंपोनेंट होगा, इस डी का एक कंपोनेंट होगा डी कॉस फाई,
और एक कंपोनेंट होगा डी साइन फाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी तो एक तरह से वर्टिकल कंपोनेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट कंपोनेंट होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होगा, बेसिकली नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो माइनस ऑफ डी ई कॉस फाई। ठीक है, माइनस ऑफ डी ई कॉस फाई, और उसको इंटीग्रेट आप कहाँ से कहाँ तक करोगे, माइनस π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो यदि आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या आएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, मतलब हमारा 180 डिग्री कवर हो गया। अब नेगेटिव चार्ज के द्वारा बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आएगा, तो इसको बस आपको डबल कर देना है। तो यहाँ पे मैं फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स विथ अ नेगेटिव साइन डी ई कॉस फाई, और उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 टू π/2। ठीक है, इतना तक क्लियर है? आई थिंक इतना तक क्लियर होगा आपको। अब चलिए डी को कैलकुलेट करते हैं। तो डी की वैल्यू क्या होगी, चलिए इसको हम डी की वैल्यू लिख देते हैं पहले। डी की वैल्यू क्या होगी, KQ/r²। सो KdQ/r², तो KdQ/r² मैंने लिख दिया, और इंटू मैंने कॉस फाई लिख दिया। अब यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, लेमडा इंटू आर डी थीटा, तो लेमडा इंटू आर डी फाई। अब लेमडा की वैल्यू क्या है, लेमडा की वैल्यू है लेमडा नॉट इंटू कॉस फाई इंटू आर टी फाई। अब इस डी क्यू की वैल्यू आप यहाँ डाल दो, राइट। तो डी क्यू की वैल्यू आप डालोगे तो क्या आएगा, -2 टाइम्स बाई r² इंटू के इंटू डी क्यू की वैल्यू लेमडा नॉट इंटू आर कॉस फाई और इंटू कॉस फाई, सो cos² फाई डी फाई, राइट। और आप इसको इंटीग्रेट कर दो -π/2 से π/2 तक। ठीक है, एक आर यहाँ कैंसिल हो गया, तो अब वो क्या आ गया, अब आ गया -2k लेमडा नॉट बाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू π/2 cos² फाई डी फाई। ठीक है, अब cos² फाई डी फाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यदि आपको याद होगा, आई थिंक आप यदि 12th क्लास में हो गए, आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा तो आपको याद होगा, नहीं है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसका निकाल लेते हैं, cos² थीटा डी थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इंटू डी थीटा, राइट। सो ये इसका इंटीग्रेशन होता है, मतलब इसको इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा। तो ये 1/2 डी थीटा का इंटीग्रेशन प्लस कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, राइट। आई थिंक यहाँ 2 थीटा होगा, ओके। सो यहाँ पे cos 2 थीटा है, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये 1/2 और डी थीटा को -π/2 से π/2 तक आप इंटीग्रेट करोगे तो बेसिकली ये π/2 प्लस π/2, तो ये हमारा पाई हो जाएगा, और प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 sin 2 थीटा, और sin थीटा का आप वैल्यू पुट करोगे -π/2 टू π/2, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 टर्म आ जाएगा ये। तो बेसिकली ये हमारा π/2 आ गया। तो इस π/2 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वैल्यू, इसको मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जो हमारा आया वो है माइनस टाइम्स 2k लेमडा नॉट बाई आर, 2k लेमडा नॉट बाई आर इंटू π/2। ठीक है, करेक्ट है ना। आप मेरा कैलकुलेशन चेक कर लेना, कमेंट में रिप्लाई कर देना यदि कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो। ठीक है, तो तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कैंसिल आ गया, हमारा कैंसर आ गया -k लेमडा नॉट π/r। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी सेंटर पे। ठीक है, तो ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ऑलराइट।
तो अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है और डिफ़िकल्ट है, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो चलिए हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए इसके अब बी पार्ट को देखते हैं, बी पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है कि अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको निकालनी है एक्सिस पे, बेसिकली उसके एक्सिस पे। अब ये रिंग हमारा नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है और उसके एक्सिस पे हमने ऑलरेडी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के द्वारा एक्सिस पे हमने ऑलरेडी देख लिया था, वो काफ़ी आसान उसका डेरिवेशन था। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इस नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के द्वारा सपोज इसको अब मैं मान लेता हूँ इसको एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है और इसको मैं बना देता हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये इसी डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक तरह से जेड एक्सिस जो है, उस जेड एक्सिस पे आपको एक्स डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ थोड़ा सा इसमें आपको 3 डायमेंशन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जेड एक्सिस पे एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे एक छोटे से एलिमेंट के द्वारा। तो हमारा एलिमेंट यही है, जो हमारा डी क्यू एलिमेंट है, इसी एलिमेंट के द्वारा हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कैसा आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसी कोनिकल एक तरह से बनता है, आपको पता है कि एक कोन टाइप का बनता है। तो हम एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के भी हम कंसिडर कर रहे हैं, जो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस चार्ज के द्वारा हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, ठीक है। अब देखोगे आप ध्यान से, तो इसके द्वारा जो DE आएगी, बेसिकली DE वो किसी एंगल पे होगा और ये एंगल सपोज हम एज्यूम करते हैं थीटा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया और ये x डिस्टेंस पे हमने बेसिकली, आप इसको एज्यूम कर लो, ये जो सेक्शन है ये हमारा था x और ये हमारा था y और ये हमारा है z। तो हमारा ये पोर्शन हमने लिया था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। थोड़ा सा आपको 3 डायमेंशन में विजुलाइज यहाँ करना होगा। ये हमारा पोर्शन था, ठीक है। अब इस पोर्शन के द्वारा यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे DE आएगा, ठीक है। और ये एंगल थीटा है, ये अलग हुआ थीटा और इसकी जो एंगल है वो अलग एंगल है। यहाँ पे जो ये थीटा बना रहा था वो एंगल डिफरेंट है। ये जो एंगल ये बना रहा था ये एंगल है फाई और ये डी फाई एंगल, ये एलिमेंट हमने लिया है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लिया है, उसके द्वारा ये DE आ रहा है। अब इस DE का क्या होगा, इस DE का कॉम्पोनेंट होगा। अब इस DE का जो कॉम्पोनेंट होगा, आप ध्यान से देखो, उसका कॉम्पोनेंट आपको लग रहा हो कि इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट DE cos थीटा, ये तो सही है। इस डायरेक्शन में DE cos थीटा होगा और इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको लग रहा होगा पैरेलल टू y एक्सिस DE sin थीटा होगा, जो कि नहीं होगा। अब ध्यान से इसको आप समझने की कोशिश करो। तो इसको समझने के लिए आपको वापस मैं इस डायग्राम पे ले जाता हूँ। अब ध्यान से देखो, तो 1 मिनट के लिए आप एज्यूम कर लो कि आप उसके सेंटर पे हैं, ठीक है। आप z इक्वल्स टू 0 पे हो, तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने डायग्राम में अभी बनाया है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी DE किसी एंगल पे। अब हम जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा ये जो है DE वो ऐसे एंगल बना रहा होगा, बेसिकली उस लाइन से बेसिकली वो एंगल बना रहा होगा। हमारी जो ये डायमेट्रिकली अपोजिट लाइन है, इसको मैं AB बोलता हूँ, इस OAB बेसिकली इस OB से वो एक एंगल बना रहा होगा। अब इस OB से एंगल बना रहा होगा और ये हमने जो थीटा एज्यूम किया है वो कहाँ से एंगल है, वो हमारा इस डायग्राम में z एक्सिस से एंगल है थीटा। तो z एक्सिस से एंगल थीटा है और एक तरह से DE, तो हमारा जो DE वेक्टर है वो DE वेक्टर OB लाइन और OZ लाइन के बीच में कहीं पे होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो इसको, मतलब जो z एक्सिस है, पॉजिटिव z एक्सिस है इस डायग्राम में, और OB लाइन है, वो दोनों 90 डिग्री एंगल बना रही है। उस 90 डिग्री एंगल के बीच में
जो जेड एक्सिस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो थीटा एंगल बना रही होगी। तो अब देख लो उसका दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में डी ई साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग आएगा एक कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे डी ई कॉस थीटा, जो कि इस डायग्राम में है। ठीक है, तो डी ई कॉस थीटा, और ये जो हमने बना दिया ये डी ई साइन थीटा बनाया है, ये डी ई साइन थीटा किसके द्वारा होगा, इस लाइन के अलॉन्ग, ये बेसिकली हमारा ओ बी लाइन के अलॉन्ग होगा। ठीक है, ये डी ई साइन थीटा। अब चूंकि हम नेगेटिव चार्ज को भी इंक्लूड कर देंगे तो ये 2 टाइम्स डी ई साइन थीटा हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 टाइम्स डी ई साइन थीटा होगी। अब ये 2 टाइम्स डी ई साइन थीटा और डी ई कॉस थीटा है। अब ये 2 टाइम्स डी ई कॉस थीटा नहीं, ये डी ई कॉस थीटा ही होगा, हम क्वार्टर ऑफ द उस क्वार्टर के कारण। अब ध्यान से दोगे इस क्वार्टर के द्वारा जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो बिल्कुल ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, आप इस डायग्राम में समझ लो। ठीक है, तो इस क्वार्टर के द्वारा डी कॉस थीटा ऐसे आ गया, पॉजिटिव जेड एक्सिस के उसमें कंपोनेंट आ गया। जो ये वाला पोर्शन है इसके द्वारा कैसे आएगा, इधर आ जाएगा, और उसका अपोजिट उसका जो कंपोनेंट होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में बेसिकली उसका कंपोनेंट हो जाएगा। तो वैसे ही निगेटिव चार्ज के द्वारा भी जो कंपोनेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो बेसिकली पूरे निगेटिव चार्ज या फिर पूरे पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो डी कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो कंपोनेंट बचता है वो डी साइन थीटा का बचेगा। तो 2 साइन थीटा का दो कंपोनेंट अब आएगा, एक एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा और एक वाई डायरेक्शन में, एक नेगेटिव एक्स में बेसिकली कंपोनेंट आएगा और एक नेगेटिव वाई में कंपोनेंट आएगा। तो उसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा फाइनल आंसर जो होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी ई एक्स आई कैप, और आप माइनस, अब यदि आप ई एक्स को मैग्नीट्यूड लिखोगे तो माइनस ई एक्स माइनस ई वाई जे कैप। ठीक है, अब आपको आपका जॉब है ये ई एक्स और ई वाई की वैल्यू निकालना। और ई एक्स और ई वाई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, नॉर्मल है, ई एक्स की वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स डी ई साइन थीटा। ठीक है, ऑफ 2 टाइम्स डी साइन थीटा ऑफ इसका कंपोनेंट इधर ऑफ कॉस फाई, ऑफ कॉस फाई, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2। ठीक है, सिमिलरली ई डी वाई की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स डी ई साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है -π/2 से π/2 में, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है। अब चलिए डी क्या वैल्यू होगी, डी की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली थी प्रीवियस क्वेश्चन में। तो डी की वैल्यू क्या होगी, डी ई इक्वल्स टू के इंटू डी क्यू, एंड डी क्यू की वैल्यू लेमडा नॉट इंटू कॉस फाई। ठीक है, सो के डी क्यू इंटू आर डी थीटा, के लेमडा आर डी थीटा बाई के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। और आर की क्या वैल्यू होगी, आर की वैल्यू आप ध्यान से देखोगे इस डायग्राम में, तो आर की वैल्यू है, ये जो लेंथ है हमारा ये आर है और ये एक्स है, तो ये है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो हमारा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और एक्स हमें दिया ही है। अब यहाँ इस डी ई की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, और साइन थीटा का वैल्यू हमें पता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, अब ध्यान से देखोगे ये थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा देख लो, थीटा और फाई में डिफरेंस है, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी, आप इसको ध्यान से देखोगे तो आर डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा का तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो आप ई एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स साइन थीटा का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो आर बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ई और इंटू साइन फाई। तो डी ई क्या है, डी ई की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है
तो डी की वैल्यू के लेमडा नॉट आर इंटू कॉस फाई सॉरी ये डी फाई होगा, सो कॉस फाई डी फाई इंटू कॉस फाई डी फाई एंड इंटू यहाँ पे हमारा कॉस फाई वापस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो तो ये हमारा आ गया, यहाँ आर स्क्वायर आ गया, तो 2 टाइम्स के लेमडा नॉट आर स्क्वायर बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारा कांस्टेंट है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, इसको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पे इंटीग्रेट कर दो। हमने लास्ट फर्स्ट पार्ट में देखा था कि इसका इंटीग्रेशन पाई बाई 2 होता है आई थिंक, तो हमने देखा था आई थिंक पाई बाई 2 होता है, तो डायरेक्टली हम पाई बाई 2 वैल्यू डाल देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो आंसर आएगी के लेमडा नॉट आर स्क्वायर बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक हमने सही किया है सब कुछ। कॉस फाई साइन थीटा की वैल्यू हमने डाल दी और कॉस फाई, अच्छा एक टर्म यहाँ ये मिस हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टर्म आ जाएगा। तो बेसिकली हमारी जो ई एक्स आ गई, आप इसको नेगेटिव टर्म में लिख सकते हो, माइनस ऑफ के लेमडा नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप ई एक्स कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली आप ई वाई की वैल्यू भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्विकली मैं ई वाई भी कैलकुलेट करके आपको बता ही देता हूँ। तो ई वाई की वैल्यू क्या होगी, ई वाई की वैल्यू 2 साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स आर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू डी ई साइन फाई, तो मैं यहाँ पे साइन फाई लिख देता हूँ, साइन फाई एंड इंटू डी ई, और डी की वैल्यू मैं यहाँ से सब्सिट्यूट कर देता हूँ, तो के लेमडा नॉट, के टाइम्स लेमडा नॉट, के इंटू लेमडा नॉट इंटू आर इंटू कॉस फाई डी फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। अब इसको चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं क्विकली, तो आपका आ गया के टाइम्स 2k लेमडा नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाई कॉस फाई डी फाई माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। यहाँ से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये 2 कैंसिल हो गया, तो के लेमडा नॉट, रिमेंबर ये निगेटिव होगा, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 फाई डी फाई माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ठीक है, क्विकली इसको सॉल्व कर देते हैं। तो के लेमडा नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, साइन 2 फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाता है, और साइन का माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ कॉस 2 फाई, और आप लिमिट डाल दो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एज इट इज़ 1/2 कॉस पाई माइनस कॉस ऑफ अगेन पाई। ठीक है, कॉस पाई माइनस कॉस पाई, ये तो 0 आ गया हमारा, तो आई थिंक इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 ही हो गई। तो हमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स डायरेक्शन में मिला बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिर्फ ई एक्स डायरेक्शन में होगी, और जिसकी वैल्यू ये है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ई वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी।
ठीक है, तो इस तरह से हमने एरोडोव के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आगे के लेक्चर्स में अब मैं पोटेंशियल स्टार्ट करूँगा और एरोडोव्स के और भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, तो स्लोली हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक साथ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। अब बाकी चैप्टर्स भी मेरे को स्टार्ट करना है, तो बाकी चैप्टर्स भी मैं स्टार्ट करूँगा और उसके साथ में हर एक चैप्टर्स के लास्ट में आपको एटलीस्ट 5 एरोडोव से मैंने सोचा कि एटलीस्ट 5 एरोडोव के क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको, और फिर आगे के लेक्चर्स में 5 से फिर ज़्यादा एरोडोव के क्वेश्चंस भी करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।